नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। अखिलेश यादव ने कल नोएडा के दादरी में जिस प्रकार से रैली में भीड़ जुटाई, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से शुरुआत हुई है वैसा ही नतीजा भी आ सकता है। लेकिन दो उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री, एक कह रहे हैं कि अखिलेश का जो शो था वो फ्लॉप था, दूसरे कह रहे हैं कि अखिलेश की दाल नहीं गलने वाली है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कल के जो जिस तरीके से भीड़ जुटी थी, जिस तरीके से प्लानिंग कर रही है, जिस तरीके से समीकरण साधने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, उसका क्या भविष्य होने वाला है उससे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद नरेश। आज बहुत दिनों बाद हम लोग अपने दर्शकों के बीच में आए हैं। तो चुनावी शुरुआत तो हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। एक बड़ी रैली का आयोजन समाजवादी पार्टी ने किया, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। क्या संदेश देने की कोशिश हुई है कल की रैली से? देखिए नरेश, अगर कल की रैली को ध्यान से देखा जाए तो वहां से अखिलेश यादव ने एक तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी किस आधार पर लड़ेगी, उसका समीकरण क्या होगा, किन मुद्दों के सहारे आगे बढ़ेगी, उसकी पिच सेट कर दी है। मसलन उन्होंने दादरी की रैली से कहा कि महिलाओं को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये निकला कि महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी करेगी। अगर उनके पीडीए को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर देखें, उनके पीडीए में एक है पिछड़ा, दूसरा है डी दलित, तीसरा है ए को एक तरह से उन्होंने ओपन छोड़ रखा है। ए में अगड़ा भी आता है, ए माने अल्पसंख्यक भी आते हैं, ए में आधी आबादी भी आती है। तो अखिलेश जिस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें भी खास करके अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो उसमें उनको जीत के लिए यानी बीजेपी को टक्कर देने के लिए इन तीनों को बिल्कुल सलीके से साधना पड़ेगा, उसमें भी खास तौर से ए को भी। तो अखिलेश ने जो पिच सेट की है दादरी की रैली से, वो यही की है कि यहां पर हम गुर्जर जो समुदाय है उसे भी साधेंगे, मुस्लिमों को भी साधेंगे। अगर आप पूरे उस ताना बाना को देखें, जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश हुई, उसमें क्या किया गया। राजकुमार भाटी भी रहे, उसमें अतुल प्रधान भी रहे जो सरधना से विधायक हैं, इकरा हसन भी रही जो कैराना से सांसद हैं, मुस्लिम गुर्जर हैं, और जो कह रही हैं कि मेरी जीत में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं का हिंदू वोट मिले हैं, नाहिद हसन भी रहे हैं। तो अखिलेश एक ऐसी मिली जुली व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई दूर नहीं है, सबको साथ लेकर चलना है, और एक एक वोट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में जिस तरह बीजेपी ने अपने साथ जयंत चौधरी को जोड़ा हुआ है और जोड़े रखा है, उस आधार पे इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कमजोर है। ऐसे में अभी से अगर काम नहीं किया गया और सबको नहीं साधा गया तो शायद दिक्कत हो सकती है। इसीलिए वो एक ठोस रणनीति के साथ, जिसमें पीडीए का फॉर्मूला भी है, महिलाएं भी हैं और गुर्जर मुस्लिम कॉम्बो, उसको भी साथ जोड़ते हुए वोट साधने की कोशिश भी। बिल्कुल, पश्चिमी यूपी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और अखिलेश यादव ने इस बार जहां उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वहीं से शुरुआत की है। लेकिन हम अगर आज के दौर में अगर हम मुलायम सिंह यादव की राजनीति को देखें कि मुलायम सिंह यादव किस तरीके से जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने पश्चिमी यूपी को लेकर किस प्रकार से काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश को एकजुट करके सरकार बनाने को लेकर सत्ता तक कैसे पहुंचे, उनकी राजनीति क्या थी, दोनों की तुलना करें तो आपको क्या उसमें अंतर लगता है? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी से मैं कभी मिला तो नहीं, दूर से हमने देखा है, और बहुत लोगों से जो उनके करीबी रहे हैं उनसे उनकी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की है। मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि यूपी में मुख्यमंत्री बनना आसान है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिके रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसमें वो अपने कुछ करीबी जो लोग हैं उनसे कहा करते थे, यूपी का मुख्यमंत्री आप तभी बने रह सकते हैं जब आप रोजाना 2000 लोगों से मिले। मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि चाहे वो जिस पद पर भी रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो रक्षा मंत्री भी देश में रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो वो उनका लोगों से जुड़ाव बहुत बना रहा, और अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भी
लोग उन तक पहुंच जाते थे, उनको नेताजी सुनते थे और अपने तरीके से उसका रास्ता निकालते थे। मैं आपको एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल क्या कहें, हमारे एक वरिष्ठ ने उनका मुलायम यूपी यूपी मैंने लखनऊ के बड़े पत्रकार रहे हैं, फिर दिल्ली में भी पत्रकार, दिल्ली मतलब राष्ट्रीय पत्रकारिता में भी बहुत एक बड़े नाम है। तो वो एक बार बता रहे थे कि मुलायम सिंह जी सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 4 बजे सुबह उठ जाते थे और 6 बजे से, मतलब जब वो रक्षा मंत्री थे, उनके घर पे मिलने वालों का तांता लगा रहता था और रात में कई बार 12 बजे के बाद जो सैफई से उनके गांव के इर्द गिर्द करीबी लोग हैं वो वहां पे पहुंचे रहते थे और एक कमरे में इंतजार कर रहे होते थे और तमाम चीजें, मैंने तमाम मीटिंग से, डिफेंस मिनिस्टर का बहुत काम होते हैं, बहुत तरह के, बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन तमाम चीजें निपटाने के बाद वो उस मीटिंग में वहाँ पर लोगों से मिलने जाते थे और वहाँ पर किस तरह के लोग मसले लेकर के आते थे। देखिए इसने हमारा जो जमीन पर, मेड़ पर थोड़ा सा कब्जा कर लिया, पकड़ लिया, तो वहाँ कहते थे वो, देखो ये आपस में लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, इसको हटाओ, सुलझाओ। कोई ये कह रहा है कि उसकी बेटी विदा नहीं हो रही है, तो मतलब बेसिकली कुछ दहेज, छोटी मोटी डिमांड जो चीजें रहती थी, तो वहां उन चीजों को बिल्कुल, मतलब छोटी छोटी चीजों को भी सुलझाने में किस तरह से वो लगे रहते थे और उन्होंने इस तरह से मैंने छोटी छोटी चीजों के जरिए देश की बड़ी राजनीति की। इस वजह से उनका कनेक्ट वैल्यू आज भी मानते हैं जो लोग यूपी पॉलिटिक्स के नेताओं को जानते हैं, दूसरा कि उनका गजब का मतलब लोगों के साथ संवाद था और एक कनेक्ट था और लोग आराम से पहुंच जाते थे अपनी बात को लेकर। तो बेसिकली कहते हैं कि लोगों से जुड़े नेता थे, लोगों से जुड़े थे और लोगों से जुड़े इसलिए थे क्योंकि उनके साथ तो उनकी छोटी छोटी समस्या, और लोगों की समस्याएं क्या होती है, अगर मान लीजिए गवई समाज की क्या होती है, ये मेरा रास्ता नहीं खोल रहा है, इधर से नाली निकल रही है, लेकिन कोई डिफेंस मिनिस्टर रहते अगर इस तरह के मुद्दों को भी सुलझाने में दिलचस्पी ले रहा है तो डेफिनेटली वो आदमी तो उसका बन जाता है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। बिल्कुल सर, अखिलेश यादव को लेकर खबर आई कि अखिलेश यादव उसके बाद मायावती के गाँव गए चाय पीने के लिए, उन्होंने वहां लोगों से मुलाकात की, इस प्रकार की खबरें भी चल रही थी। तो क्या अखिलेश यादव एक काम कर रहे हैं और निशाने 2-3 जगह लगा रहे हैं? देखिए हर नेता अपना दायरा बढ़ा रहा है और बढ़ाना भी इसलिए क्योंकि अब पहले जो राजनीति थी यूपी की वो 33% 35% वोट बैंक की राजनीति होती थी, उसे हम दूसरे शब्दों में ढाई जात की राजनीति कहते थे। ढाई जात की राजनीति का मतलब हुआ कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी सत्ता में है तो समाजवादी पार्टी अपना वोट मानती थी कि यादव आ गए, मुस्लिम आ गए, कुछ और जातियों का सही जोड़ लिया वोट, तो मिलके 33-35% हो जाते थे, सरकार बन जाती थी। जब बीएसपी की बात आती थी तो दलित वोट आ गए, मुस्लिम आ गए, कुछ ओबीसी का हिस्सा जुड़ गया, कभी सवर्ण को जोड़ लिया, तो इस आधार पे बन जाता था। अब बीजेपी जो राजनीति कर रही है उसमें 50% प्लस वोट का टारगेट है। अब आपको लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए 50% प्लस वोट के लिए संघर्ष करना है। अखिलेश यादव जानते हैं कि हर सीट पर भले ही वहां पर 3 प्लेयर 4 प्लेयर हो बड़े, मान लीजिए जैसे बीजेपी एक एनडीए अलायंस अभी दिख रहा है, दूसरा इंडिया गठबंधन जो अखिलेश जिसको एक तरह से लीड करते दिख रहे हैं वहां दिख रहा है। मायावती ने पहले ही कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आप देखिए तो ओवैसी की पार्टी भी मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसी सिचुएशन में जो वोटर है, जो वोटिंग पैटर्न है, उसमें एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि लोग उसी को वोट ज्यादा कर रहे हैं जिसमें जीतने की संभावना ज्यादा दिख रही है, और जो सिर्फ नाम की मौजूदगी के लिए जो पार्टियां हैं उन्हें धीरे से छोड़ देते हैं। मतलब जो बीच में एक न्यूट्रल वोट बैंक होता है जो कहीं भी वो लड़ सकता है, तो उस वो बिल्कुल शिफ्ट उसे स्विच कर जाता है। और आज की तारीख में जो मायावती जिसका जो प्रदर्शन रहा है पिछले चुनाव दर चुनाव, उसमें उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, उनकी पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरा है। मायावती कमबैक की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव को लगता है कि जो दलित वोट है वो बीजेपी के खाते में ना जाए, इसलिए उनकी रणनीति है कि दलित वोटरों को मैसेज दिया जाए कि अब मायावती में दम नहीं है, मायावती अब उनकी हिमायती नहीं है या पावर में नहीं आ सकती, आप हमें वोट दीजिए।
समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। और शायद यही वजह है कि कांसीराम की जयंती को भी समाजवादी पार्टी ने मनाया जी और उसको बिल्कुल ही मायावती ने देखिए कितना कड़ा ऐतराज जताया था बिल्कुल। जिस तरह से। तो बेसिकली दलित वोट को अपने पाले में खींचने के लिए बीजेपी भी जोर लगा रही है, अखिलेश यादव भी लगा रहे हैं और कांग्रेस भी लगा रही है, और मायावती मानती है कि ये वोट तो हमारा है, ये कैसे जा सकता है। तो बेसिकली हर वोट बैंक में चुंबक लगाने के लिए और इसके लिए अखिलेश यादव को मैसेज देने के लिए दलित वोटर को और क्या हो सकती है कि उनके गांव में चाय पिए और संदेश दें। बिल्कुल सर, जैसे ही अखिलेश यादव की कल रैली हुई उसके बाद एक सीएम योगी आदित्यनाथ का आज एक बयान तेजी से वायरल हुआ। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से नोएडा का किस्सा सुना रहे थे अपना, कि वो नोएडा जाने को लेकर जो तमाम मिथक थे उसे कैसे उन्होंने तोड़ा। तो उस पर उनका लगातार एक बयान वायरल हो रहा है कि कुर्सी किसी की स्थायी नहीं होती, उससे मोह नहीं करना चाहिए। तो अब लोग कल की रैली से लोग इसे जोड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से बयान हो सकता है? देखिए ये सच है। सच क्या कहें, बेसिकली नोएडा आने से जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो परहेज करते थे। कोई ऐसा नहीं, कोई अखिलेश यादव हो या चाहे वो मायावती का दौर रहा हो या मतलब ये एक मिथक रहा है। लेकिन ये सच है कि योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ा है। वो इतने बार आए हैं तो राजनीति में ऐसी बातें कहीं सुनी जाती रही है। लेकिन जहां तक हम लोगों ने जो शुरुआत की थी पश्चिमी यूपी की, तो पश्चिमी यूपी में एक बात मान के चलिए कि समीकरण बहुत उलझा हुआ है। बीजेपी भी मजबूत है और चूंकि आरएलडी के साथ उसका गठबंधन है, वोटों का समीकरण उसके साथ है, और दूसरी तरफ से अखिलेश जो जिस केमिस्ट्री पर काम कर रहे हैं उसके मुताबिक क्या नतीजा रहेगा, इसे भी थोड़ा समझने के लिए अगर हम लोग 2022 विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन को देख लें तो हमको लगता है थोड़ी तस्वीर क्लियर करने में सुविधा होगी। और तब याद रखिए कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी के बीच में अलायंस था। और तब क्या था, हम मंडल वाइज बात कर लेते हैं, मैं एक डेटा निकाल रहा था। तो सहारनपुर मंडल में 16 विधानसभा सीटें 7 बीजेपी के खाते में आई और 9 आरएलडी और समाजवादी पार्टी के खाते में रह गई। मुरादाबाद मंडल में 27 सीटें हैं, 10 बीजेपी को और 17 सपा रालोद के खाते में गई। मेरठ की 28 में से 23 बीजेपी के खाते में, 5 सपा रालोद के खाते में गई। बरेली की 25, बरेली मंडल की 25 में से 20 जो है बीजेपी के खाते में और 5 जो है वो सपा रालोद के खाते में गई है। अब आप इसको देखिए, रालोद के हटने का मतलब है कि जो जाट वोट है वो अब बीजेपी के साथ दिख रहा है। और अब एक जो पुराने नेता ही मैं कहूंगा उनको, केसी त्यागी भी आरएलडी के साथ जुड़ गए और भी कई ऐसे जो चेहरे हैं वो आरएलडी के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे में जो अखिलेश यादव गुर्जर और मुस्लिम समीकरण के सहारे जो एक केमिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से अभी हम नहीं कह सकते हैं कि क्या कुक होगा, कि किस तरह से पूरी पॉलिटिक्स इधर कुक होगी, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि गुर्जर प्लस मुस्लिम प्लस महिला प्लस युवा, ये फोकस पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव का रहेगा। तो जातीय गठबंधन के आधार पे गुर्जर को जोड़ेंगे, धार्मिक आधार पे मुस्लिम वोट को, दलित वोट को मैसेज देते हुए कि देखिए मायावती कोशिश तो लगातार कोशिश करेंगे, और महिला और यूथ इस पर भी अखिलेश यादव का पूरा फोकस रहेगा। तो अटैक इज बेस्ट डिफेंस वाली स्ट्रेटजी उनकी चलेगी। युवाओं को मैसेज देंगे, वो कह रहे हैं कि भाई मैं इतने बार चाय, जो आपने बात कही थी कि बगैर नाम लिए कह रहे हैं कि जो लोग इतना साथ में चाय पिए होंगे उससे ज्यादा वो नोएडा में आके चाय पी चुके हैं। और ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, वाकई वो आए हैं, कई हमारी भी मुलाकात हुई, एक बार हमने पूछ दिया था उनसे कि आप अपना साइकिल चुनाव चिन्ह क्यों नहीं बदल देते, पूरी दुनिया बदल रही है और आप ही वो नेता हैं जो लैपटॉप और टैबलेट बांट रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो साइकिल जो है वो ग्रीन, बिल्कुल कहते हैं ना कि प्रदूषण मुक्त ये का है और रईसों की चीज है। लोग देखिए दुनिया में साइकिल के लिए ट्रैक बन रहे हैं, हमने साइकिल बना दिया है। ये सच है
कि जो एक अपर मिडिल क्लास या कहें कि जो बिल्कुल धनाढ़ है वो शौक से साइकिल चलाता है। आज की तारीख में दो तरह के लोग साइकिल चलाते हैं, एक बहुत धनी लोग और एक बहुत गरीब जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप किस कंस्टिट्यूएंसी को किस तरह से एड्रेस करते हैं, इस पर भी आप मजबूरी में साइकिल चला रहे हैं या शौक से साइकिल चला रहे हैं, ये एक अलग मसला है। लेकिन अखिलेश यादव की जो पूरी स्ट्रेटजी है कि 2027 में किसी भी तरह से सबको साधते हुए अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए, और उनके पास करीब अभी 11 महीना है, 10 से 11 महीने, तो 10 से 11 महीने में उनकी स्ट्रेटजी में भी बहुत सारा बदलाव आने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने शुरुआत कर दी है, पश्चिमी यूपी जहां पर अखिलेश यादव सबसे ज्यादा कमजोर नजर आते हैं बीजेपी के सामने, वहीं से उन्होंने हुंकार भरी है। और अब वो किस तरीके से अपना जिस तरीके से उनकी कोशिश है सत्ता तक पहुंचने की, वो कोशिश कैसे बरकरार अगले 10-11 महीनों तक रख पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, कल की रैली को लेकर कितना जोश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वहां उनके जो वोटर्स हैं उनके बीच में है? कमेंट कर जरूर बताएं, और आप ये भी अपना अनुमान बताएं कि इस बार पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। अपना अनुमान आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लगातार हम आज से आपके बीच में यूपी टॉक शो लगातार लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति और विभिन्न बड़े मुद्दों पर, क्योंकि देश में कई जगहों पर चुनाव चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल, असम में, उनकी भी बातचीत करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।